नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 2014 से केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस पूरे कार्यकाल में सरकार की हर उपलब्धियों को जनता तक ले जाने और सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा बताने के लिए सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। आज भी एनडीए सरकार में मौजूद केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का कहना है कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ मोदी सरकार का सफर देश को तरक्की की राह पर तेजी से आगे ले गया है। आर्थिक मोर्चे पर भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जनऔषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 11 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया और भारत को और मजबूत बनाने के लिए देशवासियों की एकजुटता पर खुशी जताई। पीएम ने एक संदेश में कहा कि पिछले 11 वर्षों में हमारे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसमें आधुनिकीकरण और रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर लखनऊ में भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 साल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पहले की कांग्रेस सरकारों ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि पिछले 11 साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। पंचकुला में प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा सीएम ने कहा कि 2014 में अर्थव्यवस्था इसको लिखा रही थी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कहा कि गुजरात में महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम हुआ है। उन्होंने गांधीनगर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गुजरात में 4.5 लाख महिला लखपति दीदी बनी हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए सरकार के 11 साल की खूबियां गिनाई। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश में कई आयोजन हो रहे हैं। बीजेपी कार्यालयों को खास तौर पर सजाया गया है। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय में बहुत सुंदर रंगोली बनाई गई। पीएम मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार के ऐतिहासिक 11 वर्ष जनसेवा के संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, हरदीप सिंह पुरी, शिवराज सिंह चौहान ने भी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के प्रबंध निदेशक और सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आया है। साथ ही विदेशों में भारतीयों के सम्मान में भी इजाफा हुआ है। एनएससी के प्रबंध निदेशक ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स, रोड और एयरपोर्ट आदि का काफी विकास हुआ और इससे देश के विकास को बढ़ाने में मदद मिली है।
आतंकवाद के खतरों और आधुनिक आतंकवाद से निपटने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज दिल्ली में एक सेमिनार हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ओर से इस उच्च स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हिस्सा ले रहे हैं। एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष बल है जो आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एनएसजी का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। एनएसजी को आतंकवादी हमले रोकने और आतंकवादियों को निष्क्रिय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए एनएसजी के जवानों को तरह तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मतदाता सूचियों को प्रतिभागिता के माध्यम से प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है। उन्होंने आगे लिखा कि इस वार्षिक अभ्यास के दौरान मतदाता सूची को कांग्रेस सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ निःशुल्क साझा किया गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सोनम रघुवंशी को मेघालय ले जाया जा रहा है। मेघालय पुलिस ने सोनम को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। कुल 4 सदस्यीय टीम सोनम को लेकर गाजीपुर से पटना के रास्ते शिलांग ले जा रही है। इससे पहले पटना के फुलवारी शरीफ में सोनम से पूछताछ हुई। थाना परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इस मर्डर केस में कल हत्या के आरोप में 3 संदिग्धों राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन्हें भी कोर्ट में पेश किया। तीनों आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंपा गया। चौथा आरोपी आनंद कुर्मी बीना से पकड़ा गया था। आनंद कुर्मी की आज इंदौर की अदालत में पेशी हुई। आनंद कुर्मी को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंपा गया। शिलांग पुलिस चारों आरोपियों को आगे की जांच के लिए ले जाएगी। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की है उम्मीद, जिससे अलग अलग जगहों पर लू की स्थिति पैदा होगी। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू की स्थिति बन रही है और रात के तापमान में भी वृद्धि को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान में लू और गर्म रात दिनों की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट लागू है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तापमान के कारण अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी है। पिछले कई दिनों से बाढ़ की त्रासदी झेल रहे असम को अब थोड़ी राहत मिली है। कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं है। बाढ़ के प्रभावित लोगों का आंकड़ा घटकर 1.6 लाख के आसपास आ गया है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। 12 से 15 जून के दौरान कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश और 13 से 15 जून के दौरान कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान केरल और माहे कर्नाटक, लक्षद्वीप में कई स्थानों पर हल्की या मध्यम वर्षा और 13 जून तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, रायलसीमा, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा के साथ अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बौछारें, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम भारत में अगले 5 दिन यानी 15 जून तक मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश के साथ साथ आंधी, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर बेल्जियम पहुंचे, जहां उन्होंने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट से मुलाकात की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। उन्होंने भारतीय व्यापार प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुलाकात में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच व्यापार पर बात हुई। पीयूष गोयल ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते से व्यापार और निवेश के लिए उभरने वाले अवसरों और साझेदारियों पर भी चर्चा की। भारतीय व्यापारियों ने अपने अनुभव और विचार साझा किए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय आइडिया सम्मेलन में अपने विचार रखेंगे। आज से 12 जून तक चुनावी सत्यनिष्ठा पर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान IDA स्टॉकहोम में सम्मेलन हो रहा है।
सिंगापुर के झंडे वाले MV वैन HAI 503 जहाज में कोच्चि के पास हुए विस्फोट के बाद आग लग गई। भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड के बचाव अभियान चलाकर 22 चालक दल के सदस्यों में से 18 को सुरक्षित बचा लिया है, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल एक्सियम 4 अंतरिक्ष मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख और वायुसेना के जवानों ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियम 4 के पूरे दल को सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में चल रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच संयुक्त परिचालन क्षमताओं और अंतर संचालन को बढ़ाना है। इस दौरान विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में गैर पारंपरिक अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही द्विपक्षीय अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी दिखाता है। पिछले सप्ताह 6 जून को प्रधानमंत्री ने श्रीनगर कटरा रूट पर जिस वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया था, उसका फायदा अब दिखने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आज खुद इस ट्रेन की सवारी की। फारूक अब्दुल्ला नौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में सवार हुए। उन्होंने इस ट्रेन से अपनी यात्रा पर खुशी व्यक्त की और कहा कि इससे पर्यटकों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि सड़क मार्ग से यात्रा करना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा में हुए आईडी विस्फोट में जान गंवाने वाले सुकमा ASP आकाश राव गिरिपुंजे को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा में योग उत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सैनी ने आज सुबह 6:30 बजे योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया। आज ज्येष्ठ माह का आखिरी और 5वां बड़ा मंगल है। आज का ये दिन बजरंग बली के भक्तों के लिए विशेष है। देश भर के सभी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के लिए भीड़ देखी जा रही है। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बजरंग बली के भक्त उनके दर्शन और विशेष पूजन के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी ने लंका विजय के बाद थकान के कारण संगम तट पर विश्राम किया था और तभी से ये मंदिर स्थापित हुआ है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं। इस अमृत पीढ़ी ने क्लीन एनर्जी का नया कल्चर देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शेयर बाजार में आज भी तेजी के साथ हुई शुरुआत। सेंसेक्स 235 अंक चढ़कर 82,680 पर, निफ्टी 25,200 के पार। CMI के अनुसार कोविड काल 2020-21 में 2.28 करोड़ नौकरियां जाने के बाद देश में पिछले 2 वित्त वर्षों 2023-24 और 2024-25 के दौरान 3.06 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। वहीं 2 वित्त वर्षों में कुल मिलाकर 3.06 करोड़ रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% रही। इनमें 2023-24 में सृजित 1.52 करोड़ रोजगार में महिलाओं की संख्या 78 लाख थी।
सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में सृजित कुल रोजगार में शहरी इलाकों की हिस्सेदारी 48% रही। 2024-25 में ये और बढ़कर 65% पहुंच गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। एफएसडीसी की बैठक में आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शामिल हुए। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों में सुधार पेश किए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार इन संशोधनों से देश में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास होगा और देश में उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो रेट में कटौती के बाद बॉन्ड यील्ड में गिरावट की संभावना। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 50 आधार अंक की कटौती की है। आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती करने के साथ 26,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड की पुनर्खरीद का फैसला किया है। आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की आय वित्त वर्ष 2026 में 6 से 8% बढ़ने का अनुमान है। आईसीआरए का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में पूरे भारत में प्रीमियम होटलों में ऑक्यूपेंसी 72 से 74% रहेगी, जो वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में देखे गए 70 से 72% के स्तर से थोड़ी अधिक है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी का ग्रुप प्रीमियम कलेक्शन इस साल मई में सालाना आधार पर 13.79% बढ़ा है। एयर इंडिया ने भारत से यूरोप और कनाडा के सभी गंतव्यों के लिए अपने यात्रियों के लिए एकीकृत सेल्फ चेक इन और बैगेज ड्रॉप सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया की सुविधा के जरिए एयर इंडिया के यात्री डिजिटल तरीके से यानी मशीनों के जरिए खुद ही बोर्डिंग पास और बैगेज टैग प्रिंट कर सकते हैं और अपना सामान भी खुद जमा कर सकते हैं। बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकरों के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अमेरिकी सेना स्थायी रूप से लॉस एंजलिस में लगभग 700 मरीन तैनात करेगी। राष्ट्रीय गार्ड के और सैनिकों के आने तक ये नियुक्ति की जा रही है। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती को गैरकानूनी बताते हुए कैलिफोर्निया ने संघीय सरकार पर मुकदमा दायर किया है। लॉस एंजलिस में आईसीए के छापों के बाद प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्थिति को और तनावपूर्ण करते हुए न्यूसॉम की गिरफ्तारी की सलाह दे डाली। कैंप डेविड से लौटते समय उन्होंने कहा कि अगर वो टॉम होमन होते तो न्यूसॉम को गिरफ्तार कर लेते। वहीं इसके जवाब में न्यूसॉम ने गिरफ्तार करने की चुनौती दी। गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग इजराइल के अशदोद बंदरगाह पहुंची। इससे पहले इजरायली नौसेना ने इस नाव को रोका और उस पर सवार 12 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये सभी लोग गाजा के लिए मानवीय मदद लेकर जा रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि गाजा ले जा रहे सहायता नौका को रोकना शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्रांस अपने नागरिकों के संबंध में इजराइल के साथ संपर्क में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ लंदन में चल रही व्यापार वार्ता की अच्छी रिपोर्ट मिली है। व्यापार वार्ता आज दूसरे दिन भी चलेगी। ट्रंप ने चीन पर से निर्यात नियंत्रण हटाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वे इस मामले पर आगे विचार करेंगे। एलन मस्क के साथ टूटी दोस्ती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी द्वारा बनाई गई स्टारलिंक सेवा को नहीं रोकेंगे। ट्रंप ने स्टारलिंक की सेवा को अच्छी सेवा बताया। ईरान ने अमेरिका के सामने परमाणु समझौते को लेकर अपना प्रस्ताव पेश किया है। ईरान ने कहा कि वो अमेरिकी प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि तेहरान के पास सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए समय समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि गुरुवार को अगले दौर की वार्ता होने वाली है। रूस और यूक्रेन ने बढ़ते तनाव के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस कदम का स्वागत किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस्तांबुल में हुए समझौते के पहले चरण के तहत अदला बदली शुरू हुई और इसके कई चरण होंगे।
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने 2026 तक नाटो का 2% जीडीपी रक्षा खर्च लक्ष्य पूरा करने की बात पर जोर दिया। कनाडा के पीएम कार्नी ने कनाडा के रक्षा उपकरणों के लिए अमेरिका पर अधिक निर्भरता को लेकर चिंता जताई है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के वकील सेल्सो वेलार्डी ने 2022 के चुनाव के बाद कथित तख्ता पलट की योजना से संबंधित सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह मौरो सिट से पूछताछ की। ये सुनवाई बोल्सोनारो के सहयोगियों और बोल्सोनारो की हार के बाद चुनाव परिणामों को पलटने के प्रयास में उनकी संभावित संलिप्तता की जांच का हिस्सा है। दक्षिणी जापान के ओकिनावा में अमेरिकी सेना के कडेना एयरबेस के अंदर गोला बारूद भंडारण क्षेत्र में हुए विस्फोट में जापानी आत्मरक्षा बल के कई सदस्य घायल हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के तीनों व्हाइट बॉल टूर्नामेंट, वनडे विश्व कप, टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत और इंग्लैंड लायंस के बीच खेला गया दूसरा अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ हो गया है। मैच के चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड लायंस के सामने जीत के लिए 439 रन का लक्ष्य रखा था। दूसरी पारी में भारत की तरफ से तनुष कोटियन और अंशुल कंबोज ने 8वें विकेट के लिए नाबाद 149 रन जोड़े। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने पहली बार महिला क्रिकेटरों के लिए डीडीसीए महिला टी20 टूर्नामेंट की शुरुआत की है। इस टूर्नामेंट में डीडीसीए से पंजीकृत 41 क्लबों की टीमें भाग ले रही हैं, जो महिला क्रिकेट को नई दिशा और पहचान देने के संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगी। दुनिया के अग्रणी टी20 बल्लेबाजों में से एक वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। निकोलस पूरन ने वेस्टइंडीज के लिए कुल 167 मैच खेले हैं। निकोलस पूरन अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग्स पर ही ध्यान देंगे। पूरन आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए खेले थे। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 जून से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड दक्षिण अफ्रीका टीम के साथ सलाहकार के रूप में काम किया। दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने के लिए है तैयार। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को FIH प्रो लीग में नीदरलैंड्स के खिलाफ 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्र में ही बने रहने की है संभावना। टॉटनहैम हॉटस्पर थॉमस फ्रैंक को अपना नया प्रमुख कोच बनाने पर विचार कर रही है। 51 वर्षीय थॉमस फ्रैंक फिलहाल ब्रेंटफोर्ड के मैनेजर हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग के पहले अफ्रीकी अमेरिकी रेफरी उरिया रेनी का 65 साल की आयु में निधन हो गया है। चेल्सी ने पार्टनर क्लब स्ट्रासबर्ग से डिफेंडर मामादू सार को 12 मिलियन पाउंड में साइन किया है। मैनचेस्टर सिटी ने वोल्व्स के लेफ्ट बैक रायन आइनूरी को साइन किया है। सिटी ने रायन के साथ 2030 तक के लिए करार किया है और वे क्लब विश्व कप के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। चैंपियंस लीग के उपविजेता इंटर मिलान ने क्रिश्चियन चीवू अपना मैनेजर नियुक्त किया है। चीवू पहले पार्मा के मैनेजर थे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।